सरकारी जगह जहां घूस की लेन देन होती है वहां पुरुष से ज्यादा महिलाओं को लगाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घूस नहीं ले पाती हैं। रीजन समझिए, बात देखिए, आप बात समझिए। घूस आप सरेआम किसी को नहीं दे सकते हैं, आप किसी को नहीं दे सकते हैं, साइड में ले जाके घूस देना पड़ेगा। तो पुरुष रहेगा तो इशारा कर दीजिए, चलिए ना साइड में, चल जाएगा, थमा दीजिए। और वहाँ महिला बैठल रहेगी तो क्या कहेंगे, मैडम चलिए ना साइड में, सोच रहे दो चार तमाचा दे देगी आपको, वहीं शांत हो जाएंगे, काहे लिए साइड में ले जा रहा है रे। तो इसमें घूस देने की संभावना कम हो जाती है। जय हिंद। देखिए, पिछले क्लास में हम आपको भाग 3 तक कंप्लीट बता दिए थे। भाग 3 हमें कुछ अधिकार देता था और सरकार को करने से रोक देता था कि भैया तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 3 आप कंप्लीट समझ गए होंगे आप लोग कि भाग 3 क्या है। देखिए अब ध्यान से, जो भाग 4 है ये, इसे हम लोग कहते हैं नीति निदेशक तत्व, राज्यों के नीति निदेशक तत्व, ये इसका नाम है, ऑफिशियल नाम है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी कहते हैं, राज्यों के नीति निदेशक तत्व। अब ये क्या है, बड़ा उड़ जाता है दिमाग से, ये कुछ नहीं है, ध्यान से समझिए। हमारे जो संविधान के जो सलाहकार थे उनका नाम था बीएन राव। ये क्या थे, सलाहकार। इन्होंने एक सलाह दिया कि संविधान में हम 2 तरह के मूल अधिकार रखें। तो देखिए, यह नीति निदेशक तत्व भी एक तरह का मूल अधिकार है, इसीलिए इसे जस्ट मूल अधिकार के बाद में रखा गया है। बीएन राव का कहना था कि 2 तरह के मूल अधिकार रखिए, एक ऐसे मूल अधिकार जिसे हमें अभी तत्काल देना है संविधान लागू होते के साथ, और एक ऐसा मूल अधिकार रखिए जो कुछ समय के बाद दिया जाएगा। अब ये बाद वाला हिसाब क्या, भाई जब देना ही है तो अभी दे दीजिए ना। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं थे इतना कि हम दे सके। अब ये जो बीएन राव जो दूसरे टाइप के मूल अधिकार की बात कर रहे थे ना, उसमें ऐसे अधिकार थे जो हमें कुछ मिलने चाहिए थे, जैसे फ्री में शिक्षा मिलना था, गौ हत्या नशीली पदार्थों पर बैन लगाना था। अब पता चला देश आज़ाद हुआ था, खाए को पैसे नहीं था, फ्री में शिक्षा कहाँ से दीजिएगा। तो इसीलिए बीएन राव ने कहा कि इसे सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। शराब पर प्रतिबंध, अंग्रेजों ने तो एकदम बाल्टी से शराब पी रहा था भारतीयों को कि पी के उल्टल रहो, हमारा तुम विरोध नहीं करोगे। और ये चाहते थे बीएन राव और संविधान निर्माता के अन्य लोग भी कि एक ऐसा कानून बने, एक ऐसा अधिकार रहे जो सरकार शराब पर प्रतिबंध लगा दे, वो दूसरे के तहत हो जाएगा। लेकिन अगर उसी वक्त प्रतिबंध लगाती ना तो दूसरा क्रांति कर देता था यूपी अक्कर सब। समान सिविल संहिता। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता है, उसने हिंदुओं के लिए अलग कानून लाया, मुसलमानों के लिए अलग कानून लाया, जबकि बीएन राव का कहना था कि देश में एक ही संविधान रहना चाहिए, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए बराबर कानून रहना चाहिए। लेकिन जैसे देश का विभाजन हुआ 1947 में, भयंकर दंगे फसाद हो गए, ये उसको काटो वो उसको काटो। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर इनको अभी जोड़ देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो बीएन राव के प्रस्ताव पर सारे लोग रेडी हो गए कि हाँ 2 तरह के मूल अधिकार रहेंगे, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 हम आपको पढ़ा दिए हैं, जिसे भाग 3 में रखा गया है, जिसे फंडामेंटल राइट मूल अधिकार कहते हैं। कैटेगरी 2 को भाग 4 में रखा गया है, जिसे हम लोग नीति निदेशक तत्व कहते हैं। तो प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नथिंग मोर देन दैट बट इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट विच इज गिवन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू द हेल्प ऑफ बीएन राव। तो ये देखिए अब हम लोग समझते हैं, लेकिन आगे जाकर इसे कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 नहीं कहा गया। अब ये जिम्मेदारी दी गई राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, ये लोगों की। अब आप लोग भी सुझाव दीजिए। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखिए भाई साहब, हम एक काम करते हैं, लोग इसे आयरलैंड के संविधान से लाते हैं। तो जो इसे भाग 3 में तो मूल अधिकार है, भाग 4 में रखा गया है। और कहाँ से कहाँ तक रखा गया है, 36 से 51 तक। इसे कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड के संविधान से। ससुरा यूपीएससी क्वेश्चन पूछा कि हम लोगों ने जो अपना प्रिंसिपल डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नीति निदेशक तत्व है वो आयरलैंड से लाए हैं, यानी आयरलैंड की क्रांति से लाए हैं। जहाँ भी कहीं भी कोई सुधार होता है तो क्रांति होती है। हम लोग का भी जो सुधार हुआ था, आज़ादी की क्रांति थी। तो कहा गया कि आयरलैंड ससुरा कहाँ से लाया है, तो आयरलैंड भी स्पेन से लाया है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं कि स्पेन कहाँ से लाया, तब तो खोजते रहिए कौन कहाँ से लाया है। नहीं भाई, स्पेन ने खुद इसे बनाया था। स्पेन ने क्या कहा था, खुद बनाया था। अब आप समझ लीजिए कि ये नीति निदेशक तत्व है क्या। नीति निदेशक तत्व कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सरकार जनता को देना चाहती है, लेकिन सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो उसे दे सके।
देना चाहती है लेकिन पैसा ही नहीं है उतना दे सके। जैसे आप हमसे पढ़ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें, और जब आप क्वेश्चन पूछें तो आप भी हमको दिखाई दें। जिस तरह से लाइव क्लास जब पटना में पढ़ाते थे तो वो फैसिलिटी थी कि हमसे कोई लड़का पूछता था तो हम उसका फोटो भी देख सकते थे, वो भी हमको देख सकता था। लेकिन अभी केवल आपको, अभी तो कुछ दिन पहले तक तो कमेंट भी बंद थे। तो हम क्या चाहते हैं, हम भी आपको कुछ नीति निर्देशक तत्व देना चाहते हैं, लेकिन अभी उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं है और ना ही उतना संसाधन है जो हम आपको ऐसे दे सकें। ऐसे बड़ा सा टीवी लगाएंगे घर बराबर, उसमें कौन कहां से क्वेश्चन पूछा दिखने लगेगा। तो ऐसे ही सिद्धांत को संविधान में रखा गया जो बहुत ही जरूरी थे, लेकिन पैसा और टेक्नोलॉजी नहीं था, इसलिए उसे भाग 3 में नहीं रखा गया। अब आप कहेंगे कि भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया? तो देखिए भाई, आप जब पढ़िए ना तो अपने मन में एक सवाल रखिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। एक बात बताइए, अगर भाग 3 में रख देता कि सबके लिए समान सिविल संहिता रहेगी, महिलाओं को प्रसूति सहायता दिया जाएगा, विकलांगों लोग की सुविधाएं हैं, जो व्यक्ति बूढ़े हो गए हैं उन्हें बुढ़ापा में कुछ पैसे पेंशन दिए जाएंगे, ये किस में बोला गया है? भाग 4 में। अब आप कल्पना कीजिए, अगर BN राव के हिसाब से, उन्होंने सही कहा था 2 कैटेगरी रखी है, अगर गलती से इसे कैटेगरी 1 जिसे आप मूल अधिकार कहते हैं उसमें रख देता तो कोई ना कोई अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर देता। 32 का प्रयोग करके हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चल जाता, कहता हमरा चाहतो ही हम लेंगे, हमको क्या चाहिए, बुढ़ापा में से पेंशन चाहिए, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व तो है। और सुप्रीम कोर्ट उठा के मेंडेमस दे देता, परमादेश कि हम आदेश देते हैं सरकार को कि करिए। तब तो सरकार पगला जाती, पेंशनें देते देते मर जाती, सबको फ्री में स्कूल में शिक्षा देते देते मर जाती। तब कहा गया कि ना ना भाई, भाग 3 में इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि भाग 3 का जो रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है। कहा गया कि भाग 3 में दिए गए जितने अधिकार है उसमें से कोई थोड़ा भी छीनता तो छोड़िए ना, थोड़ा कमी भी करता है तो 226 का प्रयोग करके आप अपने हाईकोर्ट में चल जाइए, 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में घुस जाइए। इसीलिए इसे कहाँ रख दिया गया? भाग 4 में। और भाग 4 में रख दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। देखिए कितना मस्त बोल दिया, कहा कि भाई साहब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे, ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है। तो मूल अधिकार भी एक विशेष कैटेगरी के, सॉरी, नीति निर्देशक तत्व भी एक विशेष कैटेगरी के अधिकार है, जिसे भाग 4 में 36 से 51 तक रखा गया। ये अधिकार आपको तभी दिए जाएंगे जब सरकार के पास इतने संसाधन या पैसा हो, या सरकार आपको देना चाहे। आप इसके लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। इसीलिए केटी शाह नामक विद्वान ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान का भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्व ये बैंक के उस चेक के हिसाब है, बैंक चेक देता है ना, उस चेक के जैसा है जिस चेक पर बैंक पैसा अपनी मर्जी से देती है। जबकि चेक हम काट देंगे आज के तारीख में तो आज की तारीख में बैंक को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन केटी शाह ने कहा कि ये एक ऐसा चेक है जो आप काट तो सकते हैं लेकिन बैंक अपने हिसाब से देगा। तो यह एक ऐसा मूल अधिकार है जो हमारे पास है लेकिन सरकार अपनी मर्जी से देगी। अब समझ में आ गया? तो BN राव ने जिसे कहा कैटेगरी 1 वो बन गया हमारा भाग 3 मूल अधिकार, और BN राव ने जिसे कहा कैटेगरी 2 वो बन गया हमारा नीति निर्देशक तत्व भाग 4। इतना तो समझ गया। अब अंबेडकर साहब ने कहा कि ये जो भाग 4 है इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई है कि बुढ़ापा में आपको पेंशन दिया जाएगा, आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी बूढ़े हो गए, आपको शौक आता है कि नहीं मुझे भी पढ़ना चाहिए। हमारा यूट्यूब पे कई आदमी वीडियो देख के ना हमको बेटा कहता है कमेंट में, बेटा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। हम कह रहे भाई साहब मास्टर से बेटा हो गई लोग, क्यों? क्योंकि उनका उम्र 70 साल हो गया, किसी किसी का 60 साल हो गया, कह रहा है कि मुझे भी पढ़ने का शौक हो गया है। हम कह चलिए भाई अच्छा बात है। तो वो कहा गया है नीति निर्देशक तत्व में कि कोई बूढ़ा भी हो गया है ना तो उसे आप वृद्धा स्कूल खोल के पढ़ाइए। सोचिए अगर इसको भाग 3 में कर देता तो सोच रही है जवान को तो पढ़ने के लिए स्कूलें नहीं है, बूढ़ों को कहाँ पढ़ाएगा, इसलिए इसे कैटेगरी 2 में भेज दिया गया। तो भीमराव अम्बेडकर ने ये भाग 4 को देखा और खूब गहराई से देखा और रात भर विचार किया 36 से 51 तक में, और सुबह में बोला ना कि ये जो भाग 4 है ये समाज, ये सरकार को मजबूर करेगा कि आप लोक कल्याण कीजिए। लोक मतलब जनता, पब्लिक, और कल्याण मतलब वेलफेयर। भाग 4 जो है ना पब्लिक वेलफेयर के लिए है, पब्लिक वेलफेयर। CBSE वाले ध्यान देंगे सब, DPSP इज मेनली फॉर पब्लिक वेलफेयर। ये किसने बोला था? भीमराव अम्बेडकर ने। और इन्होंने कहा था कि ये 36 से 51 तक की चीजें अभी तो लागू नहीं है, लेकिन जिस समय एक ऐसा वक्त आएगा जब सरकार के पास संसाधनें हो जाएंगी वो उसे लागू कर देगा। जैसे इसी में बोला था 45 में कि सबके लिए अनिवार्य शिक्षा, लेकिन जब पैसा लागू हो गया तब अटल बिहारी वाजपेयी ने संशोधन करके 21 के 1 में जोड़ दिया ना कि शिक्षा का अधिकार। तो उन्होंने कहा जब ये पूरा लागू हो जाएगा ना तो समाज के अंदर एक सामाजिक यानी ऊंच नीच की भावना
और आर्थिक यानी गरीब और अमीर की भावना खत्म हो जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर देगा ये। और हकीकत में है जब 26 से 51 आ जाएगा ना, तो समाज के हिसाब से ना आप ऊपर रहेंगे, ना समाज के हिसाब से नीचे, ना ऊंचे जाति के रहेंगे, ना नीचे जाति के रहेंगे। अब सोचिए अगर उसी समय लागू कर देता तो बवाल हो जाता ऊंचे जाति या छोटे जाति के बीच में। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये आगे जाके लागू होगा। और आर्थिक लोकतंत्र, गरीब को सहायता दीजिए, अमीर को छोड़ दीजिए कि भैया तुम अपने से बढ़िए रहो, बढ़ते रहो। तो ये आप एक ओवरव्यू समझे कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। हम आपसे अब क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट बताइएगा। 1 सेकंड ले लिए ना तो फिर सोच रहे 1 सेकंड नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड मतलब कोई आधा सेकंड, बोलिए फटाफट। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? बकलोलवा अकेले में पढ़ा करो लोग, मम्मी पापा के सामने बैठल है, सब बोलने में शर्म लगेगा। बकलोल अकेले में रहो, खूब तेज तेज बोलो, समझ में आ गया कि नहीं? आगे बताइए किस देश से लाया गया? तो भाई आयरलैंड से लाया गया। किस कहा जाएगा कि आयरलैंड कहाँ से लाया था? कहाँ से लाया था? स्पेन से। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। किसने कहा कि ये एक चेक के समान है? केटी शाह। किसने कहा था कि मूल अधिकार को 2 कैटेगरी में बांटा जाए? कैटेगरी 1 को मूल अधिकार बोला जाएगा, कैटेगरी 2 को नीति निर्देशक तत्व। संविधान के सलाहकार BN राव। ये आगे बताएंगे सब कुछ। संविधान कैसे बना ये लास्ट में पढ़िएगा, एकदम बनने के बाद। शुरुआत में पढ़ लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ कैसे बना। बताइए तो नीति निर्देशक तत्व कैसे समाज की स्थापना करता है? लोक कल्याणी समाज की स्थापना करता है। ये किस तरह का लोकतंत्र को लाएगा? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। इतना तक तो समझ में आ गया। ये मुख्य भूमिका रह गई इसके। अब इसके आगे समझते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद कहाँ से पूछेगा भैया? 36 से पूछेगा। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व, ये इशारा, ये एक सलाह केवल राज्यों के लिए है कि राज्य अपनी नीति बताते समय इस तत्वों का ध्यान रखेगी। इसीलिए इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कहेगा क्या भाग 4 किसी व्यक्ति पर लागू होता है? ना रे भैया, व्यक्ति पे लागू नहीं होता है। ये किस पर लागू होता है? ये राज्य पर लागू होता है। अब यही हो जाएंगे कंफ्यूजन। हेलो, अनाथ आश्रम में जितने लड़के हैं अभी फिलहाल में विकलांग बचे हुए हैं, आपको चाहिए तो बोलिए, हम दे सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक तो वही लगभग 1.5-2 साल का लड़का था, ठीक ठाक था, उसे कोई लेके चला गया, गाय घाट का आदमी। विकलांग नहीं चाहिए? तब आप वेट कीजिए बाबू। तब फिर अभी तो जैसे अब हम कंफर्म भी तो नहीं कर सकते हैं कि कब कौन सा आएगा। ठीक है, ठीक। अरे यार, ये सब क्लासरूम में फोन कर देता है। देखिए वो कहाँ तक बता रहे थे। तो देखिए ये किसके लिए लागू होता है भाई? राज्यों के लिए लागू होता है। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व है। समझ आ गया कि नहीं यार? अब बात समझते हैं कि राज्य कहते किसको है। तो आप याद कीजिए भाग 3 जब पढ़ाए थे, तो जब मूल अधिकार शुरू हुआ था तो मूल अधिकार में ही कहा गया था राज्य इन मूल अधिकार को नहीं छीनेगी। कहाँ बोला गया था? अनुच्छेद 12 में, याद है ना? अनुच्छेद 12, वहां राज्य नहीं छीनेगी। तो राज्य किसे कहते हैं? राज्य उसे कहते हैं जो संस्था अपने पैसे के लिए आत्मनिर्भर हो, अपना नियम कानून खुद बनाती हो और उसका एक क्षेत्र हो, उसे कहते हैं राज्य। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एरिया है और वो कानून खुद बनाती है, अपने कर्मचारियों को खुद रखती है। राज्य सरकार बिहार, गुजरात, राजस्थान, इसका भी एरिया है, ये भी अपना टैक्स खुद लगाती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी वो भी एक राज्य है कि नहीं है? एयरपोर्ट, बिजली विभाग वो भी एक राज्य है, क्योंकि उसका एरिया है कि ये बिजली विभाग का एरिया है, वो अपना पैसा खुद कमाती है, अपने कर्मचारियों को खुद रखती है। तो ऐसे चीजों को कहते हैं राज्य। राज्य मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। पॉलिटी में टर्म्स बड़ी जरूरी है। तो इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य अपने यहाँ कानून बनाते समय सबका ध्यान देगी, मतलब देश भी ध्यान देगा, राज्य सरकार भी ध्यान देगी, बिजली विभाग भी ध्यान देगा। ही नहीं कि बिजली बिल मार दे, इतना करोड़ों रुपया बिजली बिल ले आ दे, ऐसा नहीं हो सकता है वहां पर। तो राज्य की परिभाषा दी गई है। पूरे संविधान में 2 जगह राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 जो मूल अधिकार के शुरू होते ही बता दिया गया कि राज्य छीनेगा नहीं, और भाग 3 में अनुच्छेद 36 यहां भी राज्य की परिभाषा दिया गया है कि राज्य ये सब चीजें देगी। तो 12 में बोला गया है कि राज्य छीनेगी नहीं मूल अधिकार को, ये भाग 3 के शुरू में ही बोल दिया गया। और भाग 4 शुरू होता है कहां से? अनुच्छेद 36 से। तो यही शुरू में भी बोल दिया गया राज्य ये सब का ध्यान रखेगी। 37 में कहा गया है कि राज्य अगर ये सब चीजें जो देने की बात कही गई है, लोगों की सहायता करे,
करेगी, पेट्रोल देगी, मतलब मिट्टी तेल फ्री राशन कार्ड पे देती है, अनाज देती है, ये सब चीजें देगी लोक कल्याण की। लेकिन अगर नहीं देती है तो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इनफोर्स। आप न्यायालय में चढ़ के नहीं ले लेंगे अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके कहेंगे खान सर पढ़ाए थे। अनुच्छेद ये भाग 3 नहीं है, ये भाग 4 है। ये सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, आप इसे न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है और ना ही ये वाद योग्य है, मतलब इस पे मुकदमा भी नहीं कर सकते हैं। दिया चाहे नहीं दिया, भाड़ में जाइए। आपको आप देखे होंगे कभी कभी कोई सरकार आती है वो पेंशन देती है, जैसे हम यूपी की बात बताते हैं, अखिलेश यादव की सरकार थी तो बूढ़े लोगों को हर महीने 500 वृद्धा पेंशन दिया जाता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, उन्होंने पेंशन बंद कर दिया। अब कोई गया बवाल करने, कर ही नहीं सकते। अनुच्छेद 37 में बोला है ना ही आप इसे फोर्स कर सकते हैं और ना ही इस पर मुकदमा लड़ सकते हैं, ना ही ये प्रवर्तनीय और ना ही ये वाद योग। वाद मतलब समझते हैं ना, वाद विवाद करना, कहते हैं ना काहे वाद विवाद कर रहा है, तो वाद विवाद भी इस पर नहीं कर सकते हैं। समझ में गया? कहेगा नीति नहीं दे सकता तो किस पर लागू होता है? व्यक्ति पर नहीं, राज्य पर। क्या यह राज्य की जबरदस्ती लागू करा सकते हैं? नहीं। तो कैसे लागू कराएंगे? राज्य की इच्छा पर निर्भर है। तो अगर यहीं पे हम ब्रैकेट में अगर हम यहाँ लिख देते हैं समझने के लिए कि ये किस पर निर्भर है, तो किसकी इच्छा पर? राज्य की इच्छा पर। राज्य अगर आपको देना चाहेगा तो दे सकता है। ए भाई तू कहाँ से निकल गया रे? राज्य की इच्छा पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे इधर उधर कुछ भी करते हैं फेंक देता है यहाँ पे। तो राज्य की इच्छा पर निर्भर हो गया। तो ये भाई 36 में राज्य की परिभाषा, 37 में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अब बताएगा कि देंगे क्या क्या। पहले ही धमका दिया कि बबुआ क्या देंगे क्या नहीं, पहले बात समझो। पहले ही बोल दिया है कि तुमको देगा कौन? राज्य देगी। और पहली बात समझो कि दिया चाहे नहीं दिया न्यायालय नहीं जा सकते हो, नहीं तुम बहस कर सकते हो। अब आते हैं 37 पे, 38 पे। आर्टिकल 38 क्या कहता है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि। सरकार की ये जिस राज्य की, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसकी काम रहेगी लोक कल्याण की अभिवृद्धि को ध्यान रखना, पब्लिक वेलफेयर मेंटेलिटी रखना है, उसे हमेशा ध्यान रखना है। इसलिए रेलवे देखिएगा आपको कम से कम टिकट देता है, बहुत कम पैसा में देता है, जबकि वही प्राइवेट हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा। तो राज्य सरकार को लोक कल्याण की बात करता है। अब ये लोक कल्याण कैसे होगा? तो देखिए इसमें आपको आज़ादी देता है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय कैसे मिलता है? जो समाज में पिछड़े लोग हैं उन्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा छूट दे दिया जाता है, जो आरक्षण जिसे आप समझने लगते हैं। आर्थिक, जो गरीब लोग हैं उन्हें राशन कार्ड पे 2 रुपया किलो गेहूं मिल जाता है, 3 रुपये किलो चावल मिल जाता है। अमीर आदमी को मिलेगा नहीं। तो सामाजिक, जो छोटे मतलब कैटेगरी के जैसे SC ST में लोगों को थोड़ा प्रिफरेंस मिल जाता है, उनको और सस्ता राशन कार्ड मिल जाता है। आर्थिक, राजनीतिक न्याय भी है। आपको राजनीतिक न्याय है कि नहीं? हम चाहे कल को तो चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं? अपनी पार्टी बना लेंगे, स्टूडेंट पार्टी ऑफ इंडिया, और सीधे भाई स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएंगे। बना सकते हैं कि नहीं? आप भी बन सकते हैं यार, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। कौन जाएगा राजनीति में ससुरा वहां पे? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात है। और ससुरा UPSC फंसा दिया था। कैसे फंसाया था? इसी में UPSC का क्वेश्चन टफ नहीं होता है, वो खोजता है UPSC हमको ऐसा लड़का चाहिए ना जो पल पल पे ध्यान रखे। उसने कहा था कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व में कितने तरह की न्याय की बात है। तो भैया न्याय की बात कितने तरह की है? तो सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। अब पूछ दिया था इसी में कि कितने तरह की न्याय की बात है तथा कितने तरह के लोकतंत्र की बात है। तो भैया लोकतंत्र की 2 बतिये है। आप ध्यान से देखिए तो अम्बेडकर साहब की सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, याद रखिएगा कई टाइप का लोकतंत्र? 2 टाइप का, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। और जबकि न्याय की बात करेगा ना तो सामाजिक न्याय चाहिए ही, आर्थिक न्याय चाहिए, अन्याय कहेगा तो एगो राजनीतिक न्याय भी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, लोकतंत्र 2 सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, यानी लोग जो हैं वो समाज के हिसाब से बराबर रहे और अर्थव्यवस्था के हिसाब से, अमीरी गरीबी के हिसाब से भी बराबर रहे। लेकिन जब न्याय मिलेगा तो यहाँ भी न्याय मिलना चाहिए, यहाँ भी न्याय मिलना चाहिए। और ऐसा ना हो कि एक विशेष जाति या एक विशेष समाज के लिए आप फिक्स कर दीजिए कि यही लोग राजनीति में आएंगे। तो राजनीतिक न्याय भी होना चाहिए। छोटे से छोटे चीज को गौर कीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? न्याय कितने टाइप का? 3 टाइप का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। यही बात आपको प्रस्तावना में मिलेगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उससे सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949
मास या मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमिको एतद द्वारा इस संविधान को अलंकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ये प्रस्तावना है, अभी आपके ऊपर से चल गया होगा। अभी आप सोचते होंगे ना, ये भाई साहब खान साहब तो बड़ी होशियार है। अरे यार कोई होशियार नहीं है। कहा जाता है ना, जो अंधा होता है ना उसके आगे कंडेर आदमी भी होशियार समझता है, ऐसे है। तो अभी क्या है ना, देहात में कहावत कहा जाता है, जहाँ घास न भूस वहाँ रेण प्रधान। यही हो गया आप लोग के साथ। अभी आपको नहीं जानते इसलिए आपको हम होशियार लग रहे हैं। आप यकीन मानिए जिस दिन पॉलिटी खत्म होगा ना, तो आप कहीं दूध तो रखा खान सर के पास था कौन चीज रे, लेकिन ये मार यूट्यूब पे धमाल मची ले। भाई पढ़ाई लिखाई बहुत ईजी चीज़ है, बस समझो। और जब नहीं समझेंगे तो दूसरा आदमी विद्वान लगेगा। समझा गया कि नहीं? आप बताइए न्याय कितने टाइप का, तो ध्यान से न्याय सबको मिलना चाहिए। लोकतंत्र मिले ना मिले, न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय में कितने लोग? तीन तरह का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। और लोकतंत्र में 2, सामाजिक और आर्थिक। समझ में आ गया? किस में बोला है? 38 में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो न्याय करेगी। इसी के तहत सरकार आपको बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध कराती है, न्याय वगैरह देती है। लेकिन बताइए अगर नहीं देती है न्याय आपको समाज के हिसाब से, गरीब को गरीबे छोड़ देती है, अमीर को अमीरे छोड़ देती है, कुछ कर लीजिएगा? काहे नहीं कुछ कर पाइएगा? 36 से 51 के बीच में कुछ नहीं कर दीजिएगा। टुकुर टुकुर देखिए, जिस तरह घर में एक औकात होती है फूफा जी की, भाई नाश्ता दिलस तो ठीक है ना, तो कोनो दिक्कत नहीं। समझ में गया? लेकिन फूफा को अगर ध्यान से देखिएगा ना, फूफा का इतिहास उठा के पढ़िएगा तो ससुरा घर का दामाद था, और जब दामाद था ना तो बहुत इज्जत था। इसलिए याद रखिएगा, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी चीज़ अस्थाई नहीं है। घर का दामाद ससुरा लगता है कि बाप रे राजा है, और वही दामाद जब पुराना होता है तो फूफा बन जाता है, कोई नहीं पूछता है उसको। तो देखिए 38 हो गया। 39 क्या कहता है? स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगर कोई काम महिला कर रही है, वही काम कोई पुरुष कर रहा है, तो सेम वेतन दिया जाएगा। हालांकि कहीं कहीं पे महिलाएं ज़्यादा काम कर देती हैं और कहीं कहीं पुरुष काम कर देते हैं। मेंटली वर्क में महिलाएं ज़्यादा अच्छा से काम कर देती हैं। सरकारी जगह जहाँ घूस की लेन देन होती है, वहाँ पुरुष से ज़्यादा महिलाओं को लगाना चाहिए, क्योंकि महिलाएं घूस नहीं ले पाती हैं। रीजन समझिए, बात देखिए, आप बात समझिए। घूस आप सरेआम किसी को नहीं दे सकते हैं, आप किसी को नहीं दे सकते हैं, साइड में ले जाके घूस देना पड़ेगा। तो पुरुष रहेगा तो इशारा कर दीजिए, चलिए ना साइड में, चल जाएगा, थमा दीजिए। और वहाँ महिला बैठल रहेगी तो क्या कहेंगे, मैडम चलिए ना साइड में, सोच रहे 2 तमाचा दे देगी आपको, वहीं शांत हो जाएंगे, काहे लिए साइड में ले जा रहा है रे। तो इसमें घूस देने की संभावना कम हो जाती है। तो कहा गया है स्त्री और पुरुष दोनों को अगर समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। जैसे अगर कोई महिला टीचर है, कोई पुरुष टीचर है, और सेम सब्जेक्ट का है तो सेम सैलरी दी जाएगी। ऐसा भी होता है सब्जेक्ट वाइज सैलरी बढ़ घट जाती है। अब कोई ड्राइंग का टीचर है, कोई फिजिक्स का टीचर है, एक के सैलरी दी जाएगा। वो आके भंटा बना के चल गया, गोल बैगन, लंबा बैगन, हरा बैगन, सफ़ेद बैगन, पर्पल बैगन, उतने सैलरी दीजिएगा जितना वो फिजिक्स पढ़ा रहा है, नहीं ना। तो समान काम कैटेगरी सेम होना चाहिए। अब बिहार के कुछ लोगों को लग गया कि खान साहब तो पढ़ाए हैं, समान काम के लिए समान वेतन। चलिए अब ध्यान से समझिए। तो बिहार के लोग क्या कर गए, वो कूद चढ़ गए कहाँ पर, कोर्ट में चले गए। कहा गया कि देखिए संविधान में लिखा गया है समान काम के लिए समान वेतन। जो नियोजन वाला मास्टर है टेम्पोररी, उसका सैलरी कम है, और जो परमानेंट मास्टर है उसका सैलरी ज़्यादा है, जबकि संविधान में बोला गया है कि समान काम के लिए समान वेतन। तो कोर्ट ने कहा कि रे ससुरा कहीं का, तेरे दोनों कंसेप्ट गलत लेके आया है। पहला कि ये नीति निर्देशक तत्व है, खान सर ना पढ़ा है कि न्यायालय में नहीं जा सकता है तुम लोग। दूसरा ध्यान से समझिए, लेकिन न्यायालय ने इन्हें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि यहाँ स्त्री और पुरुष की बात नहीं थी। कोर्ट ने समझाया कि देखिए समान काम के लिए समान वेतन की चर्चा महिला और पुरुष के लिए है। महिला अगर वही काम कर रही है, पुरुष वही काम कर रहा है, तो सेम सैलरी दी जाएगा। जो परमानेंट टीचर है उसमें अगर महिला है और पुरुष है, दोनों को सैलरी बराबर है, 60-60 हज़ार। और जो नियोजन वाला मास्टर है वो महिला है पुरुष है, दोनों का सैलरी बराबर है, 10-10 हज़ार दे देता है। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है अपने पैसा के हिसाब से इन्हें बराबर करे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? देखिए टीचर में एक खराबी समझिए, हम खुद टीचर हैं, हम आपको बताते हैं। टीचिंग जो है ना वो 2 तरह से होता है। एक होता है पैशन होना चाहिए, दिल से ख्वाहिश होना चाहिए, नहीं हमें पढ़ाना है। और एक होता है कि चलो हम बीटीसी कर लेंगे, सरकारी नौकरी हो जाएगा, गांव में रहेंगे, खेतियों देख लेंगे, ससुरालियों चल जाएंगे, पढ़ाइयों देंगे। दिस इज अ बैड टीचर। ऐसा नहीं होना चाहिए। टीचिंग जो है ना, एक तरह अगर टीचर अच्छा मिल गया आपको ना तो आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना देगा, चौपट मिला ना तो यही नरक बना देगा। सरकारी स्कूल में आप दिल पे हाथ रख के बताइए कितने % सरकारी स्कूल के टीचर से आप संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे। गवर्नमेंट को भी एक करना चाहिए कि भाई आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म, जैसे यूट्यूब कैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई टीचर अच्छा पढ़ाएगा, मार सब्सक्राइबर धड़ाधड़ बढ़ेंगे, सब लाइक शेयर सब्सक्राइब सब बढ़ेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और जहाँ उल्टा सीधा पढ़ाएगा डिसलाइक मार के चल जाएगा सब। तो इस तरह का एक तो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है ना जिसमें सारे सरकारी टीचर रहते हैं और वहाँ लड़के आके उन्हें रेटिंग देते हैं, अच्छा पढ़ाएं तो लाइक और नहीं पढ़ाएं तो डिसलाइक। अब पता भी नहीं चलता है कौन लाइक किया कौन डिसलाइक किया। ऐसा भी होना चाहिए,
लेकिन ये बड़ी लंबा खर्चीला प्रोग्राम हो जाएगा, फिर आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा टेक्निकल चीज़ों को। लेकिन सारे टीचर्स को कहते हैं कि आप समझिए, लड़का बहुत कम दिमाग का हो, दिमाग तेज होता है लेकिन जानता कम है, इसलिए आप अपने नॉलेज को एकदम नीचे लाइए और उस भाषा में पढ़ाइए जिस भाषा में बचवा समझता है। समझ रहे हैं लोग ना? आप लोग को कौन भाषा, ठेठ भाषा समझ में आता है, जो देखे हैं लोग, किताबी भाषा समझ में नहीं आता है। तो ध्यान से समझते हैं आगे। ये समझ में आ गया ना? समान काम के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसी 39 के क में। देखिए, जहाँ क ख ग देख लीजिएगा ना, तुरंत समझिएगा कि ससुरा के बाद में जोड़ ले है के। जहाँ क ख ग दिख गया बाद में जोड़ा है, बाद में। क्योंकि आप ही बताइए ना, कहीं पे भी अगर चिरकुट उरकुट जोड़ा गया है, कहीं मान लीजिए शर्ट उठ है शर्ट है या दूसरा रंग का दिख गया, तो समझ जाइए ना कि भाई बाद में जोड़ ले है। कोई भी चीज़ बाद में जुड़ता है तो समझ में आ जाता है। तो क ख ग घ अंगड़ी ये सब जहाँ दिख गए समझिए बाद में जोड़ ले है, तो इसे बाद में जोड़ा है। कहा गया कि समान न्याय देना चाहिए, सबको बराबर न्याय होनी चाहिए। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये पूछता है निःशुल्क विधि सहायता, यानी फ्री में आपको कानूनी सहायता दिया जाएगा और ये सरकार आपको फ्री में देगी। सरकार का एक अधिकारी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई खेत जोत लिया है, तो आप थाने में जाइएगा तो फ्री में थानेदार बताएगा आपको कि देख हई कागज लाओ, हम तोरा बचा लेंगे। अगर वो ईमानदार रहेगा तो पक्का आपको बचा लेगा, बेईमान रहेगा तो आपको पकड़ लेगा। आपको सोचेगा एकरे से कमाने का एक अच्छा रास्ता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो ये डिपेंड करता है किस पर, वहाँ पे पब्लिक पे। अब सरकार हर चीज़ के किसी के घर में जा के नहीं ना देखेगी कि कहाँ क्या हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो इन्वर्टर बहुत हल्ला कर रहा है यहाँ। तो निःशुल्क विधि मतलब क्या होता है? कानूनी सहायता। लेकिन अगर वो दरोगा आपको कानूनी सहायता नहीं दे रहा है तो आप क्या कर लीजिएगा? कुछ भी नहीं कर पाइएगा। आपका कुछ नहीं चलेगा वहाँ पर। आपको निःशुल्क विधि सहायता अगर सरकार देती है तो ठीक है, और नहीं देती है तो शांति से चुपचाप रह जाइए। ये समझ में आ गया आपको 39? अब देखिए, पूरा एक ही बार में पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 40 तक पढ़ा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझाएंगे। 40 समझिए ध्यान से। 39 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 39 के क में क्या बोला है भाई साहब? 39 के क में बोला है कि स्त्री पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। सॉरी, 39 के क में निःशुल्क कानूनी सहायता दिया जाएगा। 40 में बोला गया है ग्राम पंचायत। अब इसमें लेके बवाल हो गया 40 में। देखिए, 40 को लेके मेन बवाल क्यों हुआ था, ध्यान से समझिए। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम पंचायत, हर गांव में एक पंचायत होगा। आप लोग के यहाँ भी है ग्राम पंचायत, सबके गांव में अगर रहते होंगे तो। लेकिन ये शुरू से नहीं था। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत गांव का देश है। गांधी जी का कहना था ग्राम पंचायत रहेगा। लेकिन अंबेडकर साहब का कहना था कि जहां ग्राम पंचायत खोलेंगे ना तो गांव का मुखिया और प्रधान सब पैसा घोट जाएगा। इससे पूरे गांव को फायदा नहीं होगा, मुखिया को होगा। तो गांधी जी कहते थे अरे भैया, मानते हैं कि केंद्र सरकार अगर गांव को 100 रुपया देगी तो मुखिया 100 का 100 थोड़े घोट जाएगा। मान लीजिए कि रास्ते में घोटाते घोटाते मुखिया को पैसा पहुंचा 50 रुपया, मुखिया रख लिया 20 रुपया, तो कम से कम 30 रुपया तो गौवा को पहुंचेगा। अम्बेडकर साहब तू कह रहे हो कि गांव पंचायतें मत रखिए, तो 1 रुपया नहीं पहुंचेगा। और धीरे धीरे कोई ना कोई आएगा जो नेता ईमानदार होगा, एक बदलाव को लाएगा, ईमानदारी ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर। तो उसलिए महात्मा गांधी चाहते थे ग्राम पंचायत लागू होगा, अम्बेडकर चाहते थे नहीं लागू होगा, लागू होगा नहीं लागू होगा। अब भाई साहब दोनों बहुत तगड़ा अपने आप में थे लोग। ना आप अम्बेडकर को नकार सकते हैं ना गांधी को नकार सकते हैं। अब बवाल हो गया, अब इसमें समझा दिया अब कौन चीज़ होगा। तब इसी में काम आता है बिहारी। जहाँ कुछ नहीं, जहाँ झगड़ा नहीं लग रहा है वहाँ लगाना है तो बिहारी को देख दीजिए, और झगड़ा नहीं सुलझ रहा है तब वो दे दीजिए। दोनों में ही आगे रहते हैं सब, मार धार में भी सल्टाने में भी। तो राजेंद्र प्रसाद पहुँचे, कहीं काहे लिए लड़ रहे हैं आप लोग जी? तो अम्बेडकर साहब कह रहे हैं कि पंचायत नहीं रहेगा, और गांधी जी कह रहे हैं कि जब तक हम जिंदा हैं पंचायत ला के रहेंगे। तो अम्बेडकर कहते तू जिंदे कितना दिन रहेगा? अरे ऐसे मजाक कर रहे हैं। तो अम्बेडकर साहब को समझाएं और राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी को भी समझाया कि देखिए महाराज, एक उपाय बताते हैं। नीति निर्देशक तो है ना, एकरे में डाल देते हैं, न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करेगा नहीं, यानी कोई जबरदस्ती लागू नहीं करा सकता है। जिस राज्य को लगेगा कि भाई हमारे यहाँ पंचायत रहना चाहिए वो राज्य लागू कर लेगा, क्योंकि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और जिसे अम्बेडकर साहब अच्छे लगेंगे कि ना हम पंचायत नहीं रखेंगे, नहीं लागू करेगा। दिल्ली में आज तक पंचायत लागू नहीं है, अम्बेडकर साहब के सिद्धांत पर नहीं चलता है। अलग बात है दिल्ली में गाँवें कहाँ हैं, और जहां राज्य को अच्छा लगेगा वहां पंचायत लागू कर देगा। तो गांधी जी कहे हाँ ई नंबर ठीक है, अम्बेडकर साहब भी कहे हाँ ई ठीक है। देखिए राजेंद्र प्रसाद को, भारत के पहले राष्ट्रपति, सल्टा दिया। अब इसको कहाँ डाला जाए? तो बाकी अनुच्छेद 40 में डाल दिया। लो भैया, अब इसी के तहत राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज को लागू किया था। किस दिन लागू किया था? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर काहे चुना रे भैया? गांधी जी का जन्मदिन। और अगर अम्बेडकर साहब को मिर्चा लगाना है तो अम्बेडकर जयंती के दिन पे ग्राम पंचायत लागू कर दी, उनके आत्मा को तकलीफ होगा।
तो क्या जरूरत है आत्मा को तकलीफ देने की। जब अंबेडकर साहब ग्राम पंचायत के फेवर में नहीं थे तो उनके जयंती पे करने की क्या जरूरत है। गांधी जी ग्राम पंचायत के फेवर में थे, उन्हीं के जयंती पे मना दिया जाता है पंचायत के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। डेट बाई डेट समझिएगा, 2 ही अक्टूबर को क्यों लागू किया गया, क्योंकि गांधी जी एकदम कट्टर समर्थक थे कि पंचायत हो गई, और ज़रूरी भी है पंचायत। पंचायत आपको पढ़ाएंगे, ये आर्टिकल 243 में रखा गया है, इसे 73वां संशोधन के द्वारा। फिर आप कहेंगे कि खान साहब कौन सी पढ़ाते हैं आप, अभी बोल रहे हैं 40 में, अभी बोल रहे हैं कि 40 से हटा के 243 में, 243 के कौ में रख दिया गया है। रे बबुआ, जब तक कि 40 में रहेगा ना तब तक ये राज्य की मर्जी पर है, लागू करो नहीं तो मत लागू करो। इसको उठा के कहीं और ले जाइएगा तब ना कंपलसरी बनाइएगा रे मेरे भाई। तो इसीलिए इसको उठा के ले गया 243 में। समझ में गया। जैसे अनुच्छेद 45 में था शिक्षा का अधिकार, तो उठा के लाया कि नहीं 21 के कौ में, नहीं तो कोनो देवे नहीं करता। 40 तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको, फटाफट रिवाइज कीजिए। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से आया है, आयरलैंड से। आयरलैंड कहाँ से लाया था, स्पेन से। किस भाग में, 4, अनुच्छेद 36 से 51। समझ में गया। इसे चेक की उपाधि किसने दिया था, केटी शाह ने। 2 कैटेगरी के मूल अधिकार किसने बनाया था, BN राव ने। अरे ये पेज पे है, ये नहीं है तो दूसरे पेज पे है। अच्छा यहाँ है, कोई बात नहीं, BN राव ने दिया था। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में गया। क्या ये न्यायालय द्वारा वाद योग्य है, नहीं। प्रवर्तनीय है, नहीं। इन्फोर्स नहीं कर सकते आप, इसे न्यायालय नहीं जा सकते। ये किस पे डिपेंड करता है, राज्य की इच्छा, राज्य की अर्थव्यवस्था, पैसा पर निर्भर करता है। क्या ये व्यक्ति के लिए है, नहीं। किसके लिए, राज्य को निर्देश दिया गया। राज्य किसे कहते हैं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बिजली विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये सब आते हैं, सब राज्य में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक में कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये किस तरह के लोकतंत्र, 2 तरह के लोकतंत्र, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कितने तरह का न्याय, तो भैया 3 तरह का न्याय। न्याय कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है। अब बताइए 36 में क्या है, परिभाषा। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा। नीति नहीं दे सकता तो की परिभाषा नहीं है बबुआ, राज्य की परिभाषा। 37 न्यायालय नहीं जा सकते। 38 लोक कल्याण की अभिवृत्ति रखा जाएगा। 38 में क्या कहा गया है भैया, लोक कल्याण की अभिवृत्ति। 39 समान काम के लिए महिला पुरुष को समान वेतन। 39 का क निःशुल्क विधि सहायता। किसी को कानून नहीं समझ में आ रहा है तो SDM DM उसको समझाएंगे। आप ऑफिस में जाते हैं पूछने की सर ऐसे कैसे होगा, समझाता है सबकी नहीं समझाता है। लेकिन समस्या क्या होती है कि लोग लगते हैं नौटंकी करने। अभी हमारे पास कॉल आया था ना, उनको चाहिए था अनाथ आश्रम से बच्चा। हमारे पास अभी लगभग 45 बच्चे हैं, विकलांग है सर। अब वो लग रहे थे हाँ सर आपका अनाथ आश्रम चलता है। अरे भाई सीधे पॉइंट पे आओ ना कि भाई चाहिए क्या चीज़, समझ में आ गई कि नहीं। तो आप सरकारी ऑफिस में जाइएगा ना तो सीधे टू द पॉइंट जाइएगा और लिख के ले जाइएगा, सर ये लिखित ले लीजिए, टू द पॉइंट बोलिएगा, आपकी बात को सुनेगा, नहीं तो उसको पास इतना टाइम नहीं है। तो ये 39 हो गया। 40 में बताइए तो ग्राम पंचायतों के लिए क्या बोला गया है कि भाई ग्राम पंचायत की स्थापना रहेगी किसमें, 40 में। अब ये सब चीज़ों को हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि आज ही पढ़ा देंगे ना तो पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। 40 तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 40 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं सर, इसको समझा देंगे हम नेक्स्ट क्लास में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जय हिंद, अगले क्लास में मिलेंगे।